नमस्कार दोस्तों, संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही एक बिल चर्चा में आ गया है जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। मिजोरम ने 21 जुलाई को ब्लैक डे मनाया। केरल विधानसभा सदमे में बैठी है। देश में कई क्रिश्चियन मिशनरीज और कम्युनिटीज सड़कों पर उतर आई हैं। जगह जगह मार्च निकाले जा रहे हैं और बात यही नहीं रुकती। अमेरिका इस बिल से इतना परेशान है कि उसके विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपनी भारत यात्रा के दौरान मई 2026 में सीधे कोलकाता पहुंचे और मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया उन्होंने। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या है इस बिल में जो भारत के अंदर भी इतनी बेचैनी है और अमेरिका जैसी महाशक्ति भी इसे लेकर सीधे दबाव बना रही है भारत पर। तो ये बिल है FCRA अमेंडमेंट बिल 2026, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसमें संशोधन होना है। अब आज इस पूरे मामले को हम शुरू से समझते हैं कि इसकी पूरी कहानी क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि यह बिल कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें 1947 की आजादी के तुरंत बाद उस स्थिति में है जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी थी और न शिक्षा के लिए पैसा था, न स्वास्थ्य के लिए, न ग्रामीण विकास के लिए। तो इस जरूरत को देखते हुए जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों ने भारत को फंडिंग देना शुरू किया था। देश में NGO, ट्रस्ट और धार्मिक संस्थाएं बनने लगी और विदेशी पैसा आने लगा। शुरुआत में तो यह सब ठीक लग रहा था, लेकिन असली पेच 1960 के दशक में शुरू हो गया। इसके पीछे खेल क्या था, तो अभी हम देखते हैं कि आजादी के बाद 1947 में हमारी स्थिति थोड़ी खराब थी, लेकिन 60s आते आते जब कोल्ड वॉर का टाइम शुरू हो जाता है तो 1960 के दशक में शीत युद्ध जब हुआ तो पूरी दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। एक तरफ था अमेरिका और उसके सहयोगी देश, दूसरी तरफ था सोवियत संघ यानी कि रूस। दोनों का लक्ष्य एक ही था, ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने पाले में खींचना, यानी पूरी दुनिया को दो धड़ों में बांट देना। तो दोनों गुटों ने भारत के NGO और ट्रस्ट में जमकर पैसा लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि ट्रस्ट के थ्रू भारत सरकार पर दबाव भी बनाया जा सकता है। और ये एक चीज और इंगित करता है कि जिन लोगों को ये पैसा दिया जाता है वो ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं, तो उस देश के पक्ष में एक ग्रास रूट लेवल पर नैरेटिव भी सेट किया जाता है। अब इस उम्मीद में कि शायद भारत किसी एक तरफ झुक जाए। भारत ने पैसा दोनों साइड से लिया, लेकिन झुका किसी भी देश के तरफ नहीं। और आज भी भारत का यही हाल है, पैसा सबसे लेता है, फायदा सबसे उठाता है भारत की विदेश नीति आज भी ऐसी है, लेकिन जाता किसी पक्ष में नहीं है। अब फिर आता है 1971 का दौर। अब 1971 के दौर में क्या हुआ, हम सब जानते हैं कि 1971 में भारत और पाकिस्तान में एक युद्ध होता है। पाकिस्तान हार गया और बांग्लादेश का जन्म होता है। अब इस जीत के बाद पूरी दुनिया की नजर भारत पर आ गई। भारत दक्षिण एशिया का सबसे उभरता हुआ ताकत बनने जा रहा था और विदेशी निवेश बढ़ने लग गया था भारत में। और भारत के NGO, ट्रस्ट, फाउंडेशन में भर भर के पैसा आने लगा और यहीं से असली चिंता पैदा हुई। अब सरकार को लगने लगा कि आज पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आ रहा है भाई, लेकिन कल अगर यही पैसा अलगाववादी आंदोलनों को हवा देने के लिए इस्तेमाल होने लगे तो क्या होगा, जैसा अब होता है। किसान आंदोलन के टाइम देखा था कि टूल किट कहां से आ रही थी। देश की राजनीति में अस्थिरता फैलाने के लिए अगर ये पैसा आने लगा तो ये चिंता किसकी है पता है? इंदिरा गांधी की चिंता है ये 1971 में। और इसी डर के साथ इंदिरा गांधी ने सन 1976 में पहली बार FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बनाया। यह कानून साफ कहता था कि विदेशों से आने वाले पैसे पर सरकार की नजर रहेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा, धार्मिक शांति, चुनावी प्रक्रिया पर और अलगाववाद पर इसकी कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। यह बात खुद इंदिरा गांधी के बयानों में दर्ज है। तो जो पार्टियां आज इस बिल का सबसे ज्यादा विरोध कर रही हैं, ये भूल जाती हैं कि इस कानून की नींव उनकी अपनी सबसे बड़ी नेता ने रखी थी। अब समय बीतता गया, अब आता है टाइम 1991 का। 1991 में क्या हुआ था? LPG रिफॉर्म्स होते हैं, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बनते हैं। अब उदारीकरण के दौर में विदेशी निवेश भारत में आना शुरू होता है और उसी टाइम NGO की संस्था कई गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। तब 2010 में सोचो, 1991 से 2010 आ गया है,
तो यूपीए सरकार ने ही एफसीआरए को और अधिक सख्त बनाया। किसने बनाया? यूपीए की गवर्नमेंट ने, जो कांग्रेस मेजोरिटी की गवर्नमेंट थी। अब इसमें और नियम जोड़े गए। पहली बात, विदेशी फंड लेने वाले हर एनजीओ को एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना पड़ेगा। पहली बात है। दूसरी बात, यह रजिस्ट्रेशन हर 5 साल में रिन्यू कराना होगा। तीसरी बात, विदेशी फंड के लिए एक अलग बैंक खाता रखना होगा और उस पर गृह मंत्रालय की निगरानी रहेगी। ये प्रोविजंस मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने 2010 में लाए। समझ रहे हो? तो आज इसका विरोध कौन कर रहा है? उसी कांग्रेस के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। केरला में कांग्रेस की ही सरकार है, तमिलनाडु में कांग्रेस समर्थित टीवीके की सरकार है, उसके बाद डीएमके अभी तक इनका अलाई रहा था। और संसद में तो सबसे ज्यादा हल्ला जो आजकल मच रहा है, सीजेपी सिर्फ एक पर्दा है। सीजेपी के पर्दे के पीछे कांग्रेस जो संसद नहीं चलने दे रही, वो इस वजह से नहीं चलने दे रही। 2020 में मोदी सरकार ने इसमें और बदलाव किए। अब आता है 2020 का टाइम। 2020 में मोदी सरकार ने इसमें और बदलाव किए। एसबीआई को विदेशी फंड के लिए अनिवार्य बैंक बनाया गया। अब तक क्या था कि आप किसी भी बैंक में खाता खुलवा सकते हो, लेकिन अब भारत की सरकार ने अनिवार्य कर दिया, एसबीआई जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय बैंक है, कि आप अपना खाता सिर्फ और सिर्फ एसबीआई में ही खुलवा सकते हो। पहले क्या होता था, एक एनजीओ फंड ले रहा है, अब वो दूसरे एनजीओ को उस फंड को दे देगा, यानी किसी एनजीओ से दूसरे एनजीओ को पैसा देना लगभग बंद कर दिया गया। और अब 2026 में फिर से संशोधन आया है। इस बार लोकसभा में 25 मार्च को यह संशोधन पेश किया गया था और मानसून सत्र में इसको पारित कराने की तैयारी थी भारत सरकार की। अब ऐसा क्यों किया, मार्च में क्यों पेश किया? क्योंकि जब कोई नया बिल ऐसा आता है तो पहले संसद में देखे, उस पर एनालिसिस होता है, पार्लियामेंट्री कमेटीज के पास वो विधेयक जाता है कि वो चेक करते हैं कि इसमें क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या चीज ठीक है, क्या चीज गलत है, तो उसमें इतना टाइम लेते हैं। तो लेकिन अब उसको पास करने का टाइम है मानसून सत्र में। तो 2026 के संशोधन विधेयक में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतना बवाल मचा हुआ है? इसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, यानी कि एक ऐसी अथॉरिटी बनेगी, एक ऐसी अधिकृत संस्था बनेगी जो उन एनजीओ की संपत्ति, फंड और जमीन का अधिग्रहण, मैनेजमेंट और निस्तारण यानी डिस्पोजल करेगी जिनका एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो चुका है। यानी कि वो एफसीआरए लाइसेंस का मिसयूज कर रहे थे, उसका दुरुपयोग कर रहे थे, और जिस वजह से उनका एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो गया, उन्होंने इलीगल फंडिंग उठाई थी, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी इलीगल हुई। अब सरकार का तर्क है कि 2020 से लेकर अब तक 19,000 कितने 19,000 से ज्यादा एनजीओ के लाइसेंस रद्द हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो संपत्तियां हैं, उनकी जो जमीनें हैं, उनका बैंक बैलेंस है, वो अभी भी लटके पड़े हैं, ना वो यूज कर पा रहे हैं, ना कोई और यूज कर पा रहा है। इन सबको कानून के ढांचे के तहत व्यवस्थित करने के लिए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनेगी। साथ ही जो एनजीओ नियमों का उल्लंघन करते थे उन पर अधिकतम 5 साल जेल की सजा थी, अब इसे घटाकर 1 साल किया जा रहा है। तो सरकार इसे सुधार बता रही है, यानी पहले सख्त सजा थी, अब उस सजा को ढीला किया जा रहा है, लेकिन फंडिंग पे, उनकी प्रॉपर्टीज पर, उस पर टाइटनिंग करी जा रही है। तो इनको सजा से डर नहीं लगता, लेकिन इनका पैसा नहीं जाना चाहिए, इनको उससे डर लगता है, हंगामा इसलिए है। अब सरकार का जो मेन जो प्रोविजन है, सरकार का कहना है कि देश के अंदर कुछ एनजीओ ऐसे हैं जिन्होंने बाहर से पैसा लिया और इसका इस्तेमाल जबरन, धर्मांतरण, सामाजिक अशांति फैलाने और अलगाववादी तत्वों को बढ़ावा देने में किया। मणिपुर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। मणिपुर में इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना मणिपुर में भड़की हुई हिंसा, वहां से अमेरिकी नागरिकों का पकड़ा जाना, अमेरिकी जासूस का पकड़ा जाना। इसलिए सरकार विदेशी फंडिंग बंद नहीं करना चाहती, केवल उस पर कड़ी निगरानी करना चाहती है। यूपी में भी एक एग्जाम्पल मिला था, छांगुर बाबा जो था, धर्मांतरण का बहुत बड़ा रैकेट बस्ट हुआ था और उसको गल्फ कंट्रीज से बहुत बड़ी फंडिंग आ रही थी। तो अब बात करते हैं विरोध की, कि इसका विरोध कर कौन कौन रहा है और क्यों कर रहा है। इसके विरोधियों में सबसे पहले है तृणमूल कांग्रेस।
तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि सरकार अपने आप को बिग ब्रदर बनाना चाह रही है, जो हर एनजीओ पर नजर रखेगा और पारदर्शिता कम, राजनीतिक और कूटनीतिक कंट्रोल ज्यादा करेगा। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की आलोचना करने वाले एनजीओ को पहले निशाना बनाया जाएगा। डीएमके का कहना है कि अगर यह बिल पूरी तरह लागू हुआ तो दक्षिण भारत में जो चर्च, स्कूल और विश्वविद्यालय खुले हुए हैं मिशनरीज के पैसे से, वो बंद हो जाएंगे और आगे फंडिंग उनकी रुक जाएगी, तो वो आगे चल नहीं पाएंगे। छोटे गांव और आदिवासी इलाकों में काम करने वाले एनजीओ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएंगे और वो बंद हो जाएंगे। भाई ऐसा होगा क्यों? अगर आप एनजीओ हो, फंडिंग उठा रहे हो, तो कागजी प्रक्रिया तो पूरी करो। और ये जो इनका मेन डर है, वहीं पर इस चीज का सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है। आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में ही धर्मांतरण और अलगाववाद सबसे ज्यादा भड़काया जाता है एनजीओ के द्वारा। अब अगर मिजोरम की बात करें तो वहां स्थिति बेहद संवेदनशील है। मिजोरम की आबादी में ईसाई समुदाय का बहुत बड़ा हिस्सा है और वहां के कई अस्पताल, अनाथालय और विकलांग सेवा केंद्र विदेशी चंदे पर ही चलते हैं। मिजोरम की चिंता सबसे बड़ी ये है कि जब फंडिंग रुकेगी तो ये जो संस्थाएं विदेशी चंदे पर चल रही हैं वो आगे चल नहीं पाएंगी। अब मिजोरम प्रदेश कांग्रेस ने 21 जुलाई को पूरे राज्य में ब्लैक डे मनाया। पार्टी ने मुख्यमंत्री जो वहां के हैं उनसे मांग की कि वो चर्च नेताओं, सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलें और बिल पास कराने को लेके उसमें जो भी संशोधन जरूरी हैं जिससे कि इनका हित साधा जाए, उस पर बात करें। अब यहां तक कि राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास करने की भी मांग उठ रही है। अब इसका इंटरनेशनल एंगल देखते हैं। मार्को रूबियो मई 2026 में भारत दौरे पर आए। उन्होंने अपनी यात्रा की पहली मंजिल क्या रखी? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मदर टेरेसा की संस्था का मुख्यालय है पश्चिम बंगाल में। तो वो भारत में दिल्ली में नहीं उतरे, किसी डिग्नेटरी से दिल्ली में नहीं मिले, वो सीधे मिशनरीज ऑफ चैरिटी में जाते हैं। क्यों गए? क्योंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार जा चुकी थी और वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई थी। अब लेकिन इसका एक पहलू और है। 2021 में भारत की सरकार ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का FCRA लाइसेंस रिन्यू करने का मना कर दिया था, जिससे उनके घरों, क्लिनिकों और कल्याण केंद्रों पर असर पड़ा। कल्याण केंद्र चलाते हैं, वो घर चलाते हैं जहां पर वो बहुत सारे लोगों को, शरणार्थियों को अपने उन घरों में रखते हैं मिशनरीज ऑफ चैरिटी वाले। अब बाद में जनवरी 2022 में इस लाइसेंस को बहाल कर दिया गया, हालांकि 1 साल बाद। अमेरिकी कांग्रेसमैन क्रिस स्मिथ ने रूबियो से कहा कि वे भारत पर दबाव डालें कि बिल में एनजीओ की संपत्ति अधिग्रहण वाले प्रावधान हटाए जाएं, कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज की या एनजीओज की जो संपत्ति है और इसका पालन नहीं कर रहे हैं, उनकी संपत्ति को भारत सरकार अधिग्रहित ना करे, कन्फिस्केट ना करे। अब ये स्पष्ट है कि अमेरिका भारत के एनजीओ क्षेत्र में जैसी भूमिका चाहता है, FCRA एक्ट उसमें रुकावट डाल रहा है। अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, उसके एनजीओज हैं। फिलहाल देश में लगभग 5500 से ज्यादा सक्रिय FCRA पंजीकृत एनजीओ हैं। 14,450 संगठनों के पास FCRA लाइसेंस है और करीब 54,000 ने केवल रजिस्ट्रेशन कराया है। भारत में ये जो एनजीओ की संख्या है ना, वो पूरे वेस्टर्न कंट्रीज जो फंडिंग देते हैं उनकी संख्या का लगभग 1/3 सिर्फ भारत में, इतने एनजीओ भारत में हुआ है। अब ये जो 54,000 है, इनका भी लाइसेंस बाकी है। इनका रजिस्ट्रेशन हो गया, लाइसेंस नहीं मिला। अब 19,000 से ज्यादा एनजीओ के लाइसेंस 2020 के बाद रद्द हो चुके हैं। आप स्केल देखो, एनजीओज की संख्या के हिसाब में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है, फिर तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, यूपी का स्थान इसमें सबसे पहले आता है। और इनमें सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरीज वाले एनजीओ नहीं है, इस्लामिक एनजीओज भी हैं जो गल्फ कंट्रीज फंडिंग देती हैं इन एनजीओज को। सबसे ज्यादा टॉप फंडिंग देश जो हैं उसमें अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, चीन, कनाडा, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, UAE, कतर, इन पे ध्यान दो। चीन भारत को विकसित करना या भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है क्या? चीन का सबसे बड़ा कंपटीटर ही इंडिया में भारत है। तो चीन भारत को, एनजीओज को फंडिंग देगा क्यों? सोचने वाली बात है ना। अमेरिका चलो दे रहा है, जर्मनी दे रहा है, ब्रिटेन दे रहा है, क्योंकि इन लोगों को क्रिश्चियन मिशनरीज को बढ़ावा देना है। चीन को बुद्धिज्म को तो बढ़ावा देना नहीं है।
चीन धार्मिकता तो बढ़ाएगा नहीं भारत में, तो चीन क्या करेगा, चीन का पर्पस क्या होगा। अब इन एनजीओज में सबसे ज्यादा फंड प्राप्त जो करने वाले संगठन है उसमें बिलीवर्स चर्च है, वर्ल्ड विजन है, CASA है, रामकृष्ण मिशन है और प्रथम जैसे नाम आते हैं। और ये सभी गलत हैं ऐसा नहीं है, बहुत से संगठन सच में शिक्षा, बुजुर्गों की देखभाल और बच्चों की जिंदगी सुधारने पर असली काम भी कर रहे हैं। लेकिन जब इतना पैसा बिना जवाबदेही के आता है तो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ियां होने की संभावना होती है और वो हो भी रही है। और सरकार की जो मुख्य चिंता है वो भी इसी को लेकर है। तो अब अंत में असली सवाल ये है कि क्या किसी भी एनजीओ पर निगरानी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या निगरानी का ढांचा इतना कठोर होना चाहिए कि असली सेवा करने वाले संगठनों का दम घुट जाए। तो एक तरफ तो राष्ट्रीय सुरक्षा है, दूसरी तरफ कुछ लोगों की जिंदगियां हैं, तो इन संगठनों की सेवाओं पर जिनकी निर्भरता बहुत ज्यादा है। मिजोरम का केस इसमें वैलिड लगता है, लेकिन चीन के द्वारा फंडिंग ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिक्कत देती है। यूपी में छांगुर बाबा जैसे लोगों के जो एनजीओ हैं जो फंडिंग उठाते हैं वो दिक्कत देते हैं। और शायद इसीलिए इस बिल की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि दोनों चीजों में बैलेंस रखना। तो अब आपका इस पर क्या विजन है, क्या आप सोचते हैं, क्या आपका वर्जन है, वो आप मुझे कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।